नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के पार्ट 3 के साथ। दोस्तों, इस लेपर्ड के बारे में कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने कैजुअली सुना था, लेकिन कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उनके पास अभी तक नहीं थी। लेकिन 1925 में वो नैनीताल में एक थिएटर में थे, और जब ब्रेक हो रहा था बीच में, तो वहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस के चीफ सेक्रेटरी आए थे। तो लोगों को बोल रहे थे, उकसा रहे थे उनको, या उनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो जाएं कि मैन ईटिंग लेपर्ड को मारें। माइकल कीन उनका नाम था। तो कोई भी उनकी बात को बहुत अच्छे ढंग से रिसीव नहीं कर रहा था, मतलब उनकी बात से कोई उत्साहित होकर तैयार नहीं था इस बात के लिए कि वो जाके लेपर्ड को मारने का प्रयास करे। तो कॉर्बेट कहते हैं कि वो अगले दिन सुबह सुबह इनके पास गए, माइकल कीन के पास। उन्होंने इच्छा जाहिर की कॉर्बेट ने की कि वो वहाँ जाना चाहते हैं। हालांकि माइकल कीन के पास भी इस लेपर्ड के बारे में कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ पर है। तो उन्होंने ये बताया उनको कि अभी जो गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर हैं, आइवर्टसन हैं, उनसे वो इनकी जानकारी ले सकते हैं। आइवर्टसन कॉर्बेट के पुराने परिचित थे। तो कॉर्बेट कहते हैं कि इत्तेफाक ये था कि वो जब माइकल कीन से मिलके वापस आए तो उनके टेबल पे एक लेटर था जो आइवर्टसन का लिखा हुआ था। उन्होंने इस लेपर्ड के बारे में उनको जानकारी दी थी कि उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ पर है और किस एरिया में, कितने बड़े एरिया में ये लेपर्ड ऑपरेट कर रहा है। कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी करी और वो चल पड़े रानीखेत, आदिबद्री, कर्णप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग की ओर। रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले, उससे एक दिन पहले वो एक जगह पे पहुंचे थे शाम को। वहाँ पर वो उनका यह अनुमान था कि वो वहाँ के इंस्पेक्शन बंगले में रहेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के केयर टेकर ने उनसे कहा कि आपने कोई परमिशन पहले से नहीं ले रखी, आपके पास कोई ऐसा लेटर नहीं है जिससे कि आप यहाँ रह सके, तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात के ऑर्डर है कि बिना परमिशन लेटर के आप किसी को इस बंगले में नहीं रहने देंगे। तो कॉर्बेट कहते हैं कि जब उसने मना किया तो वो कुछ और आगे चले, करीब 2 मील और आगे चलते हुए वो एक खुली सी जगह थी, वहाँ पर उन्होंने निश्चय किया कि वो वहाँ पर रात बिताएंगे। हालांकि उनको बता दिया गया था कुछ मील पहले से कि वो ऐसे एरिया में पहुंच गए हैं जो मैनीटर का एरिया है, जिस एरिया में मैनीटर ऑपरेट करता है और कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन्होंने वहाँ पर अपना रहने का निश्चय किया। कॉर्बेट और उनके जो साथी थे वो वहाँ पर रुके। कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, कॉर्बेट ने एक छोटी सी कुल्हाड़ी पकड़ी। वो कांटेदार झाड़ियाँ काटने लगे ताकि जहाँ पर वो रहें उसके चारों तरफ एक बाड़ लगा सके। हालांकि वो उनका ये मानना था कि ये बाड़ कोई ऐसी चीज़ था नहीं जो मैनीटर को रोकता, लेकिन फिर भी उन्होंने चारों तरफ एक बाड़ बनाया। और जब वो कहते हैं कि अंधेरा हो गया, उन्होंने एक लालटेन जलाई थी, खाना बन रहा था, तो जहाँ पर वो रुके थे उसके ऊपर पहाड़ी से एक बहुत ही एजिटेटेड आवाज़ आई उनके लिए। उनसे कहा कि भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं है कि ये ऐसा एरिया है जहाँ आदमखोर है। अगर तुम लोग यहाँ पर रुके तो कल सुबह तक आप में से एक या एक से ज़्यादा लोग आदमखोर के शिकार हो जाएंगे। कॉर्बेट कहते हैं कि मैं इस आदमी को सलाम करता हूँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, उसके बावजूद भी वो हमसे कहने के लिए आया था कि आदमखोर से बचो, जबकि खुद उसकी जान खतरे में थी। बहरहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे साथ माधो सिंह था। माधो सिंह ने कहा कि साहब कोई बात नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे, हमारे पास सफिशिएंट मिट्टी का तेल है, केरोसिन, जिसको हम लालटेन में डालेंगे ताकि लालटेन रात भर जलती रहे। उसके अलावा आप हैं, आपके पास आपकी राइफ़ल है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो हालांकि कोई ऑप्शन था नहीं, मैंने माधो सिंह की बात मान ली और हम
रात को सो गए और हमें नींद आ गई और सुबह नींद खुली। हम रात बहुत गहरी नींद में सोए थे सबके सब। अगर रात को मॉनिटर आया होता तो हमको गहरी नींद में पाया होता और एक आसान सा शिकार उसको ज़रूर मिल गया होता। बहरहाल कहे दूसरे दिन फिर हम चल पड़े। अगले दिन हम रुद्रप्रयाग पहुँचे तो रुद्रप्रयाग में हमारा काफ़ी स्वागत किया गया, हमें रिसीव किया गया और हम अपने इंस्पेक्शन बंगलों में रहने लगे। वहाँ से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि आखिरकार ये मॉनिटर कहाँ ऑपरेट कर रहा है, किसकी जगह ऑपरेट कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। इस बीच कई और शिकारी यहाँ आए थे, चले गए, किसी को कोई सफलता नहीं मिली। तो मेरी बारी थी तो मैंने वो सारी चीज़ें लगानी थी जो जो मैंने सीखी थी। हालांकि मैंने इससे पहले किसी भी मैन ईटिंग लेपर्ड को नहीं मारा था, मैन ईटिंग टाइगर को मारा था। टाइगर और लेपर्ड में मैन ईटर जो बन जाते हैं तो उनकी हैबिट में काफ़ी अंतर होता है। मैन ईटिंग लेपर्ड को मारना कहीं ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि वो प्राइमरली रात को ही ऑपरेट करता है, दिन को नहीं करता। तो कॉर्बेट कहते हैं कि इस बीच कुछ और घटनाएं हुई। एक बार आइवर्टसन ने एक रुद्रप्रयाग के पास में एक बीट ऑर्गेनाइज की। बीट के लिए उन्होंने करीब 200 लोगों को इकट्ठा किया था। इस बीच तीर्थ यात्रियों का, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले थे, 20 लोगों का एक ग्रुप आया वहाँ। और रुद्रप्रयाग के पास में एक दुकानदार के पास वो आया तो दुकानदार ने उनको सलाह दी कि आप लोग जल्दी से चलें, आगे एक शेल्टर है जहाँ पर आप रह सकते हैं और दिन होते ही आप जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए आप फटाफट जाइए, यहाँ मत रुकिए। लेकिन उन यात्रियों ने कहा कि आप हमें यहाँ रुकने की जगह दें, जबकि उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास इतने लोगों के रुकने की जगह नहीं है। तो जब ये कन्वर्सेशन हो रहा था तीर्थ यात्रियों और वो दुकानदार के बीच में, तो इतने में ही एक साधु आ गया उनके बीच। तो साधु ने दुकानदार से कहा कि आप इस ग्रुप की महिलाओं को, जो 10 महिला हैं उनको अंदर जगह दे दें, बाकी जो 10 पुरुष हैं वो बाहर रहेंगे और मैं उनके साथ रहूँगा। और जहाँ तक मैनीटर की बात है, मैनीटर पहले आएगा तो नहीं, आ गया तो मैं उसके दोनों जबड़ों को पकड़ के चीर के रख दूँगा। बात हो गई। तो उसकी इन बातों को सुन के जो दुकानदार था उसने महिलाओं को अपने एक कमरे में अंदर जगह दे दी और जो पुरुष थे वो बाहर जो आंगन में सो रहे थे और उनके बीच में साधु सो रहा था। कहे जब सुबह उठी तो जो तीर्थयात्री थे उनमें आपस में कुछ बातचीत होने लगी, कोई हलचल होने लगी। उनकी बातचीत सुन के दुकानदार ने दरवाज़ा खोला तो बाहर आके पता चला जो साधु था वो गायब था। जब उन्होंने खोजबीन शुरू की, जहाँ पर साधु सोया था वहाँ पर खून के कुछ धब्बे गिरे हुए थे, उसके कुछ कपड़े थे। उसके बाद एक उनको ब्लड ट्रेल मिली। खून की धार का पीछा करते हुए आगे गए तो कुछ दूर आगे जाने में उनको खेतों में उस साधु का बॉडी का कुछ हिस्सा मिला। यानी कि रात को मैनीटर आके उस साधु को मार के उठा के लेके गए। जब आइवर्टसन अपना बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो तभी उनको ये खबर दी गई कि साधु मारा गया। उसी दिन वो दूसरी जगह बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे और वो अलकनंदा के दूसरी तरफ थे। तो वहाँ से उनको जब ये खबर मिली तो वो सारे लोगों के साथ इस तरफ आए। इस तरफ आके उन्होंने और लोगों को इकट्ठा किया। करीब 2000 लोगों को इकट्ठा करके एक पूरी बीट ऑर्गेनाइज की गई। कॉर्बेट कहते हैं कि जो लोग आइवर्टसन को जानते हैं वो ये ज़रूर जानते हैं कि कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बीट को कंडक्ट किया गया होगा। लेकिन लेपर्ड मिला नहीं क्योंकि लेपर्ड वहाँ था ही नहीं। उस लेपर्ड की हैबिट ये थी कि आज अगर उसने यहाँ पर किसी को मारा है तो कल सुबह हो सकता हो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कहीं हो। तो इसलिए जो आइवर्टसन की बीट थी वो बेकार हो गई। उसके बाद आइवर्टसन वहाँ से चले गए। तो फिर कॉर्बेट ने ये कोशिश की जानने की कि आखिर लेपर्ड है किस तरफ, अलकनंदा के इस तरफ है या दूसरी तरफ है।
जब कॉर्बेट यहाँ पहुँचे तो उन्होंने 2 बकरियाँ खरीदी थी, यह निश्चय करने के लिए कि लेपर्ड अलकनंदा के इस तरफ है या दूसरी तरफ है। इस तरफ मतलब जिस रास्ते से पिलग्रिम्स तीर्थयात्री जाते थे, दूसरी तरफ जहाँ जंगल था, क्योंकि मैनीटर का ऑपरेशन ऑफ एरिया वो भी था। कॉर्बेट कहते हैं कि दूसरे दिन जब उन्होंने चेक किया सुबह जाके, तो दूसरी तरफ वाला जो बकरी थी वो मारी गई थी। और उन्होंने जब वहाँ इलाके को देखा तो वहाँ पर एक बिग मेल लेपर्ड के पैरों के निशान थे। उसको मारा था बकरी को, उसका कुछ हिस्सा खाया था, लेकिन ये निश्चित था कि बकरी को मारा लेपर्ड ने था, लेकिन खाया लेपर्ड ने था, वो उसको शायद किसी और छोटे जानवर ने खाया हुआ था। तो कॉर्बेट ने निश्चय किया कि वो बकरी के ही पास में कहीं पेड़ में बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कि उनको कुछ आइडिया मिल सके कि कहीं कोई कार्निवोरा या लेपर्ड कोई आसपास है या नहीं है, या उसका कोई मूवमेंट है, कुछ पता चल सके उन्हें जंगल के जानवरों की एक्टिविटी से। तो एक पेड़ में बैठ के वो 3 बजे करीब 3 घंटा वहाँ पर बैठे रहे। जब उन्हें कोई ही अनुमान नहीं मिला, कोई अंदाज़ नहीं लगा कि कोई एक्टिव है लेपर्ड यहाँ पर, तो वो पेड़ से उतरे और अपने जहाँ पर रह रहे थे इंस्पेक्शन बंगलों में, उसकी तरफ आ गए। कॉर्बेट कहते हैं कि इससे पहले उन्हें मैनीटिंग लेपर्ड से डील करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वापसी में उन्होंने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे कि अगर उन पर कोई अचानक अटैक हो जाए तो उससे कैसे निपटेंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ वो वापस आए। कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने सावधानी बरती, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दूसरे दिन सुबह जब वो बाहर निकले तो उनके इंस्पेक्शन बंगलों के बाहर लेपर्ड के पैरों के निशान थे। और उन्होंने उसको बैक ट्रैक करने का शुरू किया तो निशान वहाँ से थे जहाँ कॉर्बेट वो मरी हुई बकरी के पास में पेड़ में बैठे थे, वहाँ से लेके इंस्पेक्शन बंगलों तक वो पूरे निशान बने हुए थे और एक बिग मेल लेपर्ड के थे। कॉर्बेट कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लेपर्ड जो था ये मैनीटर था और मेरे पीछे आया था, और इसने बकरी को मारा था लेकिन बकरी को खाया नहीं था, और वो किसी आदमी के, किसी इंसान के तलाश में था। फिर दूसरे दिन सुबह जब वो नाश्ता करके बैठे थे तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए इंस्पेक्शन बंगलो में आया। उसने उनको बताया कि जहाँ पर इंस्पेक्शन बंगलो है उसके ऊपर पहाड़ी में एक गांव में एक महिला को आदमखोर ने मार दिया। कॉर्बेट कहते हैं कि उनको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने 2 बंदूकें पकड़ी, एक राइफल और एक शॉटगन और एक फिशिंग रोप पकड़ी और कुछ और अपने सामान पकड़े और उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। एक खड़ी चढ़ाई थी, चढ़ने में वो पसीने से तरबतर हो गए। गांव पहुंच के उनको खबर मिली, जो महिला मरी थी उसके हस्बैंड ने उनको बताया कि शाम को खाना खाने के बाद जब आग जला के हस्बैंड बैठ के स्मोकिंग कर रहा था और वाइफ बर्तनों को लेके बाहर जा रही थी दरवाज़ा खोल के, तो अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। तो उस व्यक्ति ने बाहर देखा तो उसकी वाइफ थी नहीं। तो जाहिर था उस इलाके में आदमखोर का आतंक था, तो वो समझ गया ये आदमखोर ने उसकी वाइफ को मार दिया है। तो उसने कहा साहब फ़ायदा क्या था, मैं बाहर जाता, होश था, क्योंकि उसको तो मार ही दिया होगा, मैं 100% श्योर था और मेरी जान भी खतरे में डाल दी। इससे अच्छा मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर बैठ गया। कॉर्बेट कहते हैं कि हालांकि ये एक उसका एक यूँ कहिए कि हार्टलेस काम था, उसकी पत्नी थी, खोजना चाहिए था, लेकिन एक बुद्धिमानीपूर्ण काम भी था, क्योंकि हकीकत यही थी कि उसकी वाइफ मिलनी नहीं थी, उसको मैनीटर ने मार दिया था। तो कॉर्बेट वहाँ पहुँचने के बाद फिर उन्होंने ब्लड ट्रेल को फॉलो किया, तो आगे जाके एक रेविन में उनको महिला की अधखाई लाश मिल गई। कॉर्बेट ने एरिया का मुआयना किया और उन्होंने ये पाया कि मैनीटर अगर दोबारा इस लाश पे आएगा तो 2 रास्ते हो सकते थे। एक तरफ वो कहते हैं कि एक कुछ दूर आगे एक पेड़ था, उस पेड़ में सूखी घास जो लोग
जानवरों के जाड़ों में खाने के लिए, ठंड के दिनों में खाने के लिए रखते हैं, हेरिक, वो था पेड़ में बनाया हुआ। और एक दूसरा रास्ता था, जो दूसरा रास्ता था कॉर्बेट कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक तरफ बांस के डंडे गाड़े और अपनी राइफ़ल लगा दी, और उस राइफ़ल को एक तरह से उन्होंने फिशिंग, जो उनकी स्टिंग थी, धागा था फिशिंग का, उसको एक जगह लगा दिया। पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर यहाँ से लेपर्ड आएगा और इस फिशिंग जो धागे में फंसेगा, उससे गोली चलेगी और राइफल से वो अपने आप को शूट करेगा। और दूसरी तरफ से अगर आएगा तो वहाँ कॉर्बेट खुद बैठे थे। तो कॉर्बेट ने शाम को अपनी हेरिक के ऊपर अपनी जगह ले ली थी, भूसे के ढेर के ऊपर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। कॉर्बेट कहते हैं कि थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि अंधेरा होते ही बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा साथ में चलने लगी। कहे अब बड़ी मुश्किल हो गई थी, मैं ऊपर बैठा हुआ था, मैंने जहाँ से लेपर्ड के आने की संभावना थी वहाँ एक सफ़ेद पत्थर रख दिया था। वो सफ़ेद पत्थर इसलिए रखा था कि अगर ज़्यादा अंधेरा होगा तो सफ़ेद पत्थर से उनको इंडिकेशन मिलेगा। तो सफ़ेद पत्थर लाश के पास में था, उससे इंडिकेशन मिलेगा कि लेपर्ड से अगर वो ढक जाएगा तो इसका मतलब वो आ गया है, नहीं ढका तो इसका मतलब लेपर्ड वहाँ पर नहीं है। तो कहे मैं बैठा था, मुझे यह आभास हुआ कि लेपर्ड आके जिस भूसे के ढेर के ऊपर पेड़ में वो बैठे हैं उसके नीचे वो आ गए। बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए वो उसके नीचे था और कॉर्बेट उसके ऊपर थे और अभी कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो जो सफ़ेद पत्थर था वो दिखना बंद हो गया। इसका मतलब ये था कि लेपर्ड उसके ऊपर आ गए, लेकिन समहाउ कॉर्बेट ने गोली नहीं चलाई। उसके बाद वो कहते हैं कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो जो सफ़ेद पत्थर था वो कभी दिखता था, कभी ढक जाता था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि जब ये चीज़ हो गई तो फिर वो कुछ उतावले हो गए। उन्होंने उस भूसे के ढेर के एक तरफ से झुक के नीचे राइफल डाल के फायर कर दिया। उसके बाद उन्हें पता नहीं चला कि लेपर्ड कहाँ था, कहाँ गया। जब सुबह उजाला हुआ, कॉर्बेट कहते हैं और नीचे उतरे भूसे के ढेर से, उन्होंने नीचे देखा कि उनकी गोली ज़मीन में गई हुई थी और वहाँ पर लेपर्ड के कुछ बाल गिरे हुए थे, यानी कि लेपर्ड की बॉडी से घिसते हुए गोली गई थी और ज़मीन में धंस गई थी। फिर उसके बाद मैं बड़ा ही खिन्न होके, बड़ा निराश होके वापस गांव की ओर आया। ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर था। कल रात मेरे पास बहुत अच्छा चांस था कि मैं इस लेपर्ड को मार सकता था। तो दोस्तों ये था मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का पार्ट 3। अगले पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।